हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद जितिका। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को, अपनी बहुत सारी क्लासेस की बुक्स को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। उसमें बहुत सारी क्लासेस की बुक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स शामिल हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्लास 12th की, अगर हम क्लास 12th के सिलेबस की, उसके चैप्टर्स की बुक की अगर हम बात करते हैं कि उसमें से क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हुई है, क्या चीज़ें ऐड हुई है, क्या चीज़ें डिलीट की गई है। अगर हम क्लास 12th के बुक्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई हुई है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ऐड हुई है, कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई है। तो अगर हम क्लास 12th की बुक, अगर हम क्लास 12th के बुक पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th का अगर हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस देखते हैं और पोल साइंस की अगर हम बुक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर हम पोल साइंस की बुक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो है उसको रिमूव किया गया है। और बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं जो पहले सेकंड नंबर पे हुआ करते थे, अब वो चैप्टर 1 में आते हैं। चैप्टर 1 जिसे रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह सेकंड चैप्टर आ गया, दो ध्रुवीयता का अंत। पहले चैप्टर हुआ करता था चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर। हालांकि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्लास 12th की बुक से रिमूव कर दिया है, लेकिन ये चैप्टर पढ़े बिना इस चैप्टर में शीत युद्ध का दौर, ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर 1, इसी चैप्टर में इस चैप्टर का पूरा बेस था। तो इस चैप्टर को पढ़े बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, शीत युद्ध का दौर क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो इस चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि है दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि मैंने भी बताया, चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर के बेस को समझे बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो हम थोड़ा सा एक बार बेस में जाते हैं। बात उस दौर की है जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, ये आप सभी को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1913 से 1919 तक, 1913 से 1919 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला था? 1939 से 1945 तक। अब 1945 के बाद क्या हुआ? 1945 के बाद से लेकर विश्व में 1945 के बाद से लेके 1989 तक, 1945 के बाद से 1989 तक के जो बीच का दौर था ना, इसी दौर को क्या कहा गया? कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध का दौर। यही वो दौर था जहाँ जिसे कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना गया। और ये चीज़ें जो है 1989 में आके ख़त्म हो गई। अब 1989 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे ये कोल्ड वॉर एरा समाप्त हो गया? तो 1989 में एक घटना हुई थी, सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर, आज के डेट में जो रशिया के नाम से जाना जाता है, इसका विघटन हो गया था। यूएसएसआर का विघटन हो गया था, ठीक है। तो यूएसएसआर के विघटन ने विश्व में शीत युद्ध के दौर को समाप्त किया और एक नए दौर का आरंभ किया। वो नया दौर जिसने अमेरिका को महाशक्ति के रूप में विश्व में उभारा। अमेरिका को एक महाशक्ति, सुपर पावर के रूप में विश्व में उभारा, विश्व के सामने लाया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था? तो ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी आप सभी को पता होगी, मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये चैप्टर जो आपको क्लियर हो जाए। 1945 में जब यूएसए ने, अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु अटैक किया था, अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु हमला किया था, तो इस बात से जो अमेरिका का सदस्य देश था, अमेरिका जैसे गुट में था, तो उस समय अमेरिका का एक सदस्य देश था यूएसएसआर,
उसको ये लगता था कि अगर अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु हमले कर सकता है, जबकि अमेरिका ये बात जानता था कि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला है, आत्मसमर्पण करने वाला है, तो यूएसएसआर को यानी कि रशिया को, सोवियत संघ को ये लगा कि अगर अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु अटैक कर सकता है तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो इसीलिए सोवियत संघ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया 1945 के बाद, सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए कि इन फ्यूचर अगर अमेरिका और हमारे बीच में युद्ध होता है, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करता है, तो 1945 के बाद सोवियत संघ ने क्या किया, अपने देश की सारी पूंजी, अपने देश का सारा पैसा उसने किस में लगा दिया, परमाणु मिसाइल बनाने में लगा दिया। ठीक है, उसने अपने देश का सारा पैसा, सारी पूंजी, सारी ताकत उसने परमाणु मिसाइलें बनाने में लगा दिया। अब एक दौर ऐसा आया कि जब सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया था, तो एक दौर ऐसा आया कि अगर एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है, फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका 5 मिसाइलें बना रहा है तो सोवियत संघ 7 मिसाइलें बना रहा था, अगर अमेरिका ने 8 मिसाइलें बनाई तो सोवियत संघ ने 10 मिसाइलें बनाई। मतलब कंपटीशन जो है ना वो चलता ही जा रहा था, और कंपटीशन भी किस बात का, परमाणु मिसाइलें बनाने का। ठीक है, अब उस टाइम एक छोटा सा देश हुआ करता था क्यूबा। अगर मैं क्यूबा की स्टोरी आपको बताऊं तो क्यूबा की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यूबा जो है ये एक तरफ आप इसे मान लो यूएसए, ठीक है, एक तरफ मान लो यूएसएसआर, और ये एक छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा उस टाइम एक छोटा सा द्वीपीय देश हुआ करता था, मतलब ऐसा देश जो पानी से घिरा हो। तो क्यूबा की अगर आप बॉर्डर की बात करो ना, तो क्यूबा का बॉर्डर, क्यूबा की सीमा अमेरिका से सटी हुई थी, लेकिन उसको हर तरीके की मदद जो है वो सोवियत संघ करता था, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सोवियत संघ क्यूबा को हर तरीके की मदद करता था, चाहे वो आर्थिक मदद हो, राजनीतिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, सैन्य मदद हो, हर तरीके की मदद सोवियत संघ जो है क्यूबा को करता था। वो इसलिए करता था कि उसको पता था कि अगर फ्यूचर में अमेरिका के ऊपर अटैक करना होगा तो हम डायरेक्ट क्यूबा से ही अटैक कर सकेंगे, और इसीलिए सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा के ऊपर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी कि अब अमेरिका के ऊपर हम हमला कर सकते हैं, इसमें ना ज़्यादा समय लगेगा और ना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अमेरिका को इस बात की भनक कब लगी, 3 हफ्ते बाद। उस टाइम 3 प्रमुख नेता हुआ करते थे, एक तो जॉन एफ कैनेडी, एक थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है, एक थे जॉन एफ कैनेडी, एक थे फिदेल कास्त्रो और एक थे निकिता ख्रुश्चेव। ये 3 प्रमुख नेता थे, एक यूएसए के, एक यूएसएसआर के और एक क्यूबा के। इन तीनों नेताओं की समझदारी थी कि जिस वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया। अमेरिका को जब ये बात पता चली कि सोवियत संघ ने, जब अमेरिका को इस बात की भनक हुई कि सोवियत संघ ने उसके ही खिलाफ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, तो अमेरिका ने कहा कि अगर देखो, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है ना, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो हमारे देश की तो हानि होगी, साथ में आपका देश भी नहीं बचेगा और दुनिया को तो हानि होनी ही होनी है। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों आपस में इस युद्ध को, ये जो मिसाइल संकट आया है क्यूबा के ऊपर, इसे हम बीच में ही रोक दें और आपसी समझदारी दिखाएं। और ये इन दोनों देशों की आपसी समझदारी थी, जो क्यूबा के ऊपर मिसाइल संकट आया था वो टल गया। इसलिए चैप्टर 1 में एक टॉपिक भी था क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब सोवियत संघ ने सोचा कि चलो क्यूबा मिसाइल संकट तो टल ही गया, लेकिन उसने हथियारों का निर्माण, सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण को, सोवियत संघ ने क्या किया, हथियारों के निर्माण को उसने फिर भी बंद नहीं किया। हथियारों का निर्माण वो लगातार करे जा रहा था। ठीक है, और यही रीज़न था जो उसने अपने देश की सारी पूंजी, सारी ताकत, सारी व्यवस्था, सब कुछ उसने इसी काम में लगा दी। और एक टाइम ऐसा आया
सोवियत संघ में कि उसका पतन हो गया। ये उस दौर की बात मैं आपको बता रही हूँ जब पूरी दुनिया, अगर आप ये मान लो ये पूरी दुनिया है ना, तो एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर था। पूरी दुनिया मतलब दो हिस्से में बट गई थी। लेकिन 1989 में कुछ ऐसा हुआ कि एक गुट यानी कि सोवियत संघ पूरे तरीके से बिखर गया और पूरी दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति रह गई। वह कौन सी थी? यूएसए यानी कि अमेरिका। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो सोवियत संघ का, जो यूएसएसआर का विघटन हुआ वो क्या रीजंस थे, उसके क्या रिजल्ट रहे, क्या रीज़न थे, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आखिर किस वजह से इस दो ध्रुवीयता का, दुनिया में दो ध्रुव थे, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, इन दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का अंत हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं चित्रों के साथ, क्योंकि आजकल जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाती है तो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में चित्रों पे बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले पिक्चर 1 की। अगर आप ये पिक्चर 1 देखेंगे जहाँ पे कुछ पुरुष है, ठीक है, और कुछ महिलाएं भी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक दीवार में एक छेद है उसको बड़ा कर रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर आप दूसरा चित्र देखेंगे तो दूसरे चित्र में कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, और कुछ पुरुष भी हैं, और ये सभी एक दीवार के ओर खड़े हैं। कुछ लोग दीवार के इस तरफ खड़े हैं तो कुछ लोग दीवार के उस तरफ खड़े हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये दीवार कौन सी है, लोग इस दीवार की तरफ क्यों जमा है, क्यों इकट्ठा है, क्या इस दीवार का निर्माण किया जा रहा है या इस दीवार को तोड़ा जा रहा है। तो एक बार जानते हैं। बर्लिन की ये दीवार जो है, ये बर्लिन की दीवार है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यहाँ भी बनता है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। इस सीबीएसई इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि उपयुक्त चित्र में, ऊपर जो चित्र दिया गया है वो कौन सी दीवार का चित्र है, या फिर ये लोग किस दीवार के चारों तरफ जमा है। तो ये दीवार जो है बर्लिन की दीवार है, और बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब इसे अब आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को समझे। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार का इंटरफेयर, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और साम्यवादी ऐसी होती है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप पूर्णतः होता है, ठीक है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप पूर्णतः होता है। तो ये जो दीवार है, ये बर्लिन शहर में दीवार बनाई गई थी। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था वाली सरकार थी, एक तरफ साम्यवादी वाली सरकार थी। 1961 में बनी ये दीवार बर्लिन को, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बर्लिन की दीवार किस चीज़ का विभाजन करती थी, बर्लिन के किस हिस्से का विभाजन करती थी, तो पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को एक दूसरे से अलग करती थी। अब अगर आप इस सर्कल को ऐसे सपोज करो कि ये बर्लिन शहर है, ठीक है, इस तरफ पूर्वी बर्लिन हुआ करता था और इस तरफ पश्चिमी बर्लिन, एक तरफ पूर्वी बर्लिन एक तरफ पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन में एक तरफ पूंजीवादी सरकार थी तो एक तरफ साम्यवादी सरकार थी। ये दीवार की लंबाई कितनी थी, तो ये 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और ये 28 वर्षों से ज़्यादा खड़ी रही। लेकिन एक टाइम ऐसा है जब जनता ने इस दीवार को खुद ही तोड़ दिया, और ये घटना कब हुई? 9 नवंबर 1989 के साथ। अच्छा, 9 नवंबर 1989 में जो जर्मनी की जनता ने इस दीवार को तोड़ा, जो कि जर्मनी के शहर बर्लिन में बनाई गई थी, बर्लिन शहर का विभाजन करती थी, वहीं की जनता ने इस दीवार को तोड़ दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो शहर विभाजित थे, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, जो विभाजित शहर थे वो एक हो गए, जर्मनी का एकीकरण हुआ। साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हुई, यानी कि सोवियत संघ भी उस टाइम बिखर गए और सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो सारे बिखर गए। और 1989 के बाद ही दो ध्रुव, अमेरिका
और सोवियत संघ में से एक ध्रुव का पूरे तरीके से अंत हो गया। और 1989 के बाद ही विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, यूएसए। तो ये चित्र में हमें ये बताएगा। अब यहीं से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं जो कि अभी मैंने बताए थे, ये आप साथ के साथ नोट करते चलना। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक की अगर हम बात करें, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें अंडरलाइन भी करना है। शीत युद्ध के दौर में बर्लिन की दीवार ये खड़ी की गई थी और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना गया है, तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को माना गया है, जो कि शीत युद्ध के दौर में खड़ी की गई थी। ठीक है, 1989 में इसी दीवार को पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था और खुद ही सरकार के शासन से परेशान होकर, साम्यवादी शासन से परेशान होकर जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था और जनता ने खुद ही जर्मनी का एकीकरण किया था। इसके बाद बहुत सारे परिणाम सामने में आए। इसकी परिणति मतलब होता है रिजल्ट। इसकी परिणति क्या रही, इसका रिजल्ट क्या रहे कि दूसरी दुनिया का पतन यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया पूरे तरीके से, शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण भी हो गया। पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ बन गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि बर्लिन की दीवार की परिणति किस घटना के रूप में हुई, या बर्लिन की दीवार का गिरना उसके क्या परिणाम रहे। तो पहला परिणाम ये था, दूसरी दुनिया का पतन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देश, सोवियत खेमे के पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। जब सोवियत संघ की सरकार ने ये देखा कि उनकी साम्यवादी शासन प्रणाली को जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता विरोध पर आ गई है, जनता ने सरकार का विरोध किया है, बर्लिन की दीवार गिरा दी है, तो उन्होंने अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध का जब अंत हुआ तो अंत के समय सोवियत संघ ये सब चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई उपचार बचा ही नहीं था। वो एकदम लाचार था। जनता ने सोवियत संघ में, जनता ने सोवियत खेमे में जो साम्यवादी शासन था उसका जनता ने पुरजोर विरोध किया। ठीक है, और जनता जो ये सब कर रही थी, ऐसा ना ही वो किसी मजबूरी से कर रही थी, ना ही किसी दबाव के कारण कर रही थी। ठीक है, अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस चैप्टर में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस खेमे में क्या क्या हुआ। हमने ये तो पढ़ लिया कि सोवियत संघ का जो विघटन है, जो सोवियत संघ का पतन है, वो क्यों हुआ था, ये तो हमने जान ही लिया। ये जनता के विरोध का परिणाम था, जो सोवियत संघ के साम्यवादी शासन के खिलाफ जनता कर रही थी। इसको कब गिराया गया हमने ये भी पढ़ लिया। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे क्या रिजल्ट थे, ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से सोवियत संघ का पतन हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 2 पे। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत संघ में कौन सी व्यवस्था थी, क्या वहाँ का सिस्टम था, कौन सी सरकार थी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। एक क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएगा कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया, तो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ या समाजवादी सोवियत गणराज्य किस क्रांति से प्रेरित था, तो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की क्रांति से ये प्रेरित था। ये क्रांति हुई किस लिए थी, तो ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। इसको इस तरीके से समझना है, रूस में 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। रूस में पहले कौन सी व्यवस्था हुआ करती थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। ठीक है, रूस में पूंजीवादी व्यवस्था हुआ करती थी, जिस व्यवस्था का जनता ने विरोध किया, जिस व्यवस्था का जनता ने विरोध किया, ये विरोध क्रांति लाया। जनता ने जो 1917 में रूस
की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया था। इस विरोध के कारण एक क्रांति उत्पन्न हुई और इसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य अस्तित्व में आया। अब अस्तित्व में तो आया, अब समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण भी हुआ। अब जाहिर सी बात है, जिस व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया वो अपने देश में वो व्यवस्था तो लागू नहीं करेंगे। इसलिए अब उनकी मांग थी कि हमारे देश में, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य में समाजवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद का तो विरोध करके ही वो आए हैं। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने से मतलब यह है कि वहाँ पर ये मांग थी कि समाज में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं हो जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। मतलब वो ये चाह रहे थे कि समाज में जो कैटेगरी है ना वो एकदम इक्वल हो। कोई एक ऐसा क्लास ना हो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो, या फिर कोई ऐसा क्लास ना हो जिसके पास पैसा बिल्कुल ही ना हो। वो चाहते थे सोसाइटी में इक्वलिटी, समाज में समानता, बराबरी की मांग वो लोग कर रहे थे। ठीक है, ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को बहुत प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी, यानी कि सोवियत संघ की जितनी भी पॉलिटिक्स थी, जितनी भी नीतियाँ थी, सरकार थी, वो सारी एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकते कि सोवियत प्रणाली में किस पार्टी का दबदबा था या बोलबाला था। तो सोवियत संघ में जो सरकार थी, जो नीतियाँ हुआ करती थी, जो पॉलिसीज़ बनती थी, जो वहाँ की राजनीति थी, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमती थी? कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। अब इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जब एक देश में, जब एक सरकार में, सरकार किसे कहते हैं? जनता, जिसे चुन के, जिन लोगों को चुन के अपने ग्रुप में से, अपने बीच में से कुछ लोगों को जनता अपने से ज़्यादा कैपेबल समझती है और उनको सेलेक्ट करके, उनको चुन के जनता ऊपर भेजती है ताकि वो उनकी भलाई के लिए अच्छे कार्य कर सके। और यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ भी होती है, बहुत सारे दल भी होते हैं। लेकिन जब किसी देश की सरकार में केवल एक ही पार्टी का दबदबा हो, केवल एक ही पार्टी का बोलबाला हो, जिस देश की सरकार में उस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की जगह ना हो, तो वो देश में सरकार नहीं होती, वो देश में तानाशाह होता है। आप जनता को दिखाने के लिए आप इलेक्शन भी करवा रहे हो, ठीक है, जनता को दिखाने के लिए आप इलेक्शन भी करवा रहे हो, जनता को दिखाने के लिए आप सरकार भी चुन रहे हो, नए नए मंत्री भी ला रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हो तो एक ही पार्टी के बीच में रही है। इस सारे प्रोसेस में ना ही कोई दूसरी पार्टी शामिल थी, ना ही कोई विरोधी पार्टी शामिल थी, ना ही कोई अन्य नेता शामिल था। तो ये सारी चीज़ें, देश में चुनाव करवाना, देश में सत्ता में आना, देश की शासन को संभालना, देश के पूंजी पर नियंत्रण करना, ठीक है, देश के पूंजी पर नियंत्रण करना, ये सारे काम जब एक ही पार्टी करने लगे तो जनता को समझ जाना चाहिए कि ये पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी ना होकर ये पार्टी एक तानाशाह बनती जा रही है, जो कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, जो कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी सेम ऐसे ही कर रही थी और जनता इस बात को भली भांति समझ भी रही थी। लेकिन जनता उस टाइम विरोध करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए जनता ने उस समय कोई विरोध नहीं किया। हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, यानी कि उसके कंट्रोल में आ गए। अब किस लिए आए थे? क्या वो अपनी इच्छा से आए थे या फिर उन्हें सोवियत संघ ने ज़बरदस्ती कब्जे में लिया था? तो हुआ ये था, सोवियत सेना ने, यानी कि सोवियत संघ की सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकत का जहाँ पे भी नाम आ जाए तो समझ आना चाहिए बात हो रही है हिटलर की, हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, ठीक है, जब भी ये शब्द आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए किसकी बात हो रही है। तो सोवियत संघ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के जितने भी देश थे उनको फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। अब जब सोवियत संघ उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त करा रही है तो इनके लिए कंपलसरी या नैतिक बन जाते कि वो सोवियत संघ का हर चीज़ में साथ दे। तो इसीलिए यूरोप के देशों ने एक तरीके से अपना एहसान चुकाने के लिए सोवियत संघ के खेमे में इन्हें शामिल होना पड़ा या ये हुए। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की
समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे क्या लिखा है, सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली, सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली। इससे क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सोवियत संघ में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, तो सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली हुआ करती थी। इन सभी देशों की, किन देशों की, यूरोप के वो देश जिन्हें सोवियत संघ ने फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था, इन सभी देशों की जितनी भी व्यवस्था थी उसे सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अकॉर्डिंग ढाला गया, उसमें चेंज किया गया और इन्हें ही दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। जैसे कि अभी बता था, दुनिया में दो गुट थे, दो ध्रुव थे, एक तरीके से दुनिया में दो ध्रुव हुआ करते थे, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के खेमे में जितने भी देश थे उनमें से जो यूरोप के देश थे उसे सोवियत संघ ने फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था और इसीलिए इन सभी देशों की जितनी भी व्यवस्था थी उसे समाजवादी सोवियत संघ की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ढाला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, अब जाहिर सी बात है, कोई देश अगर दुनिया की दूसरी महाशक्ति है तो कोई तो रीज़न होगा, तो उसके बहुत सारे रीज़न थे। उसका एक रीज़न क्या था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब इसके बाद जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब कोई भी देश जो महाशक्ति के रूप में उभरता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई एक देश जो एक दौर में दुनिया के आधे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो देश जो महाशक्ति बना उसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। वो रीज़न क्या थे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कई ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ज़्यादा उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की दृष्टि से और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अब कोई भी देश अगर महाशक्ति बनता है ना, अगर हम सोवियत संघ या किसी भी अन्य देश की बात करें, कोई भी देश अगर महाशक्ति बनता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है उस देश का आसपास के देशों से जुड़ाव या कनेक्टिविटी। और आसपास के देशों से जुड़ाव, कनेक्टिविटी तभी होगी जब वो देश व्यापार में अच्छा होगा, ठीक है, जब उस देश का आयात और निर्यात होगा। और व्यापार में तभी अच्छा होगा जब उस देश के आसपास के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी, देशों का आपस में जुड़ाव होना, ठीक है, उनका आपस में कनेक्शन होना, उनकी संचार प्रणाली मजबूत होना, देशों को आपस में कनेक्ट होने के लिए जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है वो है संचार प्रणाली। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। इसलिए उसके आसपास के देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, और देश आपस में कनेक्टेड थे तो इसलिए सोवियत संघ का व्यापार अच्छा होता था। और व्यापार अच्छा होता था तो इसीलिए सोवियत संघ जो है आर्थिक रूप से सोवियत संघ मजबूत भी था। और सोवियत संघ अगर आर्थिक रूप से मजबूत था तो इसीलिए वो एक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभर कर आया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ की संचार प्रणाली हो गई, ठीक है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली हो गई, उसका संसाधन हो गया, उसकी बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सोवियत संघ का उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ज़्यादा विकसित था। वो पिन से लेके कार तक, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ों का वो उत्पाद खुद ही करता था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो मजबूत कब होती है, जब उस देश का आयात ज़्यादा हो, जब उस देश का निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। जाहिर सी बात है, जब कोई देश निर्यात ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो उस आसपास के और भी देश उसके देश में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आसपास के और भी देश उसके देश में इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट होगी
तो देश की इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। जब कोई देश अपने देश में निर्माण को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, निर्यात ज़्यादा करेगा, तो आसपास के पड़ोसी देश भी उसके देश में इन्वेस्ट करेंगे, और जब देश में इन्वेस्टमेंट होगी तो देश की इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी, और देश की इकोनॉमी जब अपने आप ग्रो करेगी तो वो अपने आप, वो देश जो है डिपेंडेंट हो जाएगा। उसे फिर इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो निर्यात आयात कितना कर रहा है, वो हर मामले में खुद ही डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो सोवियत संघ के साथ भी ऐसा था, वो हर मामले में खुद ही आत्मनिर्भर था। सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तु गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देश, अब जब भी बात होती है पश्चिमी देश की तो हमें समझ आना चाहिए यूएस से उसकी बात हो रही है। ठीक है, जब भी बात होती है पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता की, तो सोवियत संघ में हालांकि प्रोडक्शन ज़्यादा था, निर्यात ज़्यादा था, लेकिन उसके देश की चीज़ों की क्वालिटी में और पश्चिमी देश की चीज़ों की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। सोवियत संघ अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर लिया था, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना है। सोवियत प्रणाली में ऐसा नहीं था, वहाँ की जो साम्यवादी सरकार थी उनको ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करना है, बहुत ही ज़्यादा विकास करना। उनका ना मेन फोकस किस बात पे था, सोवियत संघ की जो सरकार थी उनका मेन फोकस इस बात पे था परमाणु मिसाइलें बनाने के ऊपर, जो कि अमेरिका के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सके। उस देश के नेताओं का, उस देश की सरकारों का मेन फोकस परमाणु मिसाइलों के निर्माण के ऊपर था। इसलिए उन्होंने अपने देश की जनता के जीवन स्तर के ऊपर, इसलिए उन्होंने अपने देश की जनता के जीवन स्तर के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मतलब एक बेसिक स्तर डिसाइड कर लिया था जो कि वो अपने देश की जनता को दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है वो, अमेरिका एक तरफ अपने देश की जनता के जीवन स्तर को सुधारने में लगा था। अमेरिका जहां अपने देश की जनता के जीवन स्तर को सुधारने में लगा था, वहीं सोवियत संघ अपने देश की जनता के लिए उसने एक न्यूनतम बेसिक कम से कम जीवन स्तर जो है वो फिक्स कर रखा था। अमेरिका का सारा विकास जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विकास के ऊपर था, तो सोवियत संघ का सारा ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परमाणु मिसाइलों के निर्माण के ऊपर था। ठीक है, अमेरिका में और सोवियत संघ में जो प्रोडक्शन होते थे, अमेरिका में और सोवियत संघ में जो भी प्रोडक्शन होते थे, वो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि अमेरिका चीज़ों की, यूएसए जो है वो चीज़ों की क्वालिटी पे फोकस करता था, और जो यूएसएसआर है वो चीज़ों की क्वांटिटी पे फोकस करता था। ठीक है, वो चीज़ों की क्वांटिटी पे फोकस करता था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें जनता को बहुत ही सस्ती दर पे प्रोवाइड करवाती थी, और यही रीज़न था कि सोवियत संघ में बिल्कुल भी बेरोज़गारी नहीं थी। देश में बेरोज़गारी कब नहीं होती है, जब देश में हर चीज़ों का निर्माण हो रहा हो, जब देश में रोज़गार हो। और देश में रोज़गार कब होगा, किसी भी देश में रोज़गार जो है वो कब होता है, जब वो देश हर चीज़ का निर्माण खुद ही करे, हर चीज़ का आयात खुद ही करे, जो कि सोवियत संघ में ऑटोमेटिकली हो ही रहा था। तो इसलिए वहाँ पे बेरोज़गारी भी नहीं थी, और उस देश में मिल्कियत यानी कि शासन का जो मेन हेड है, या शासन का या देश की पूंजी के ऊपर, देश की जनता के ऊपर, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर जिसका कंट्रोल है, वो और कोई नहीं, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरीके से पूरे सोवियत संघ को अपने कंट्रोल में ले रखा था। ये पूरा सोवियत संघ उस देश की, उस पार्टी के कंट्रोल में था। ठीक है, बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और ये प्रणाली सत्तावादी हो गई। एक कहावत है बहुत ही प्रसिद्ध कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है, यानी कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता जो है वो परम भ्रष्ट करती है। सोवियत संघ में यही था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, इसलिए किसी और पार्टी के लिए जगह नहीं थी, यानी एक ही पार्टी बच गई। अब देश की जनता का सपोर्ट इनके पास था,
देश की शासन को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा था, देश की पूंजी इनके कंट्रोल में थी। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इनका ऑटोमेटिकली निरंकुश होना तो बनता ही है। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी एक टाइम आते आते निरंकुश हो गई, और एक टाइम ऐसा आया कि जनता ने इसी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया। वो विरोध ऐसा हुआ कि पूरे सोवियत संघ का विघटन ही हो गया एक टाइम में आते आते। ये प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। और अंततः जब जनता के सब्र का बांध टूटा तो जनता ने विरोध कर दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ, 1989 में सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ में एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और ये दल सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश रखता था। ये दल जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो जनता के लिए जवाबदेही कब होती है, जब उन्हें डर होता है कि अगर हमने जनता को जवाब नहीं दिया तो हम अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन खो देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि अगर हम जनता को जवाब नहीं दे तो हम अपनी सत्ता खो देंगे। उन्हें पता था यहाँ पे हमारे अलावा कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, इसलिए उन्होंने जनता को जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की देखभाल करने के लिए आसपास के 15 गणराज्यों को आपस में मिलाया और सोवियत संघ बनाया। लेकिन इस पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, और सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व भी था, और अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। ठीक है, जनता, ये जो सोवियत संघ बना था ना, जो कि 1917 की रूस की क्रांति से प्रेरित था, ये आसपास के 15 गणराज्यों को मिलाकर आपस में बना था। और इन्हीं 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था रूस, जो कि बाकी 14 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, और जब इन्हीं 15 गणराज्यों ने आपस में देखा कि हमने एक साथ मिलके जिस गणराज्य का निर्माण किया है सोवियत संघ का, आज वही सत्तावादी हो गए और वही हमारे साथ अत्याचार कर रही है, तो जनता ने विरोध किया और इस लास्ट में विघटन हो गया। यानी कि सोवियत प्रणाली जो है पूरी तरह खत्म हो गई, और लास्ट में एक ही ताकतवर देश बचा, रूस, जिसे आज हम रूस या रशिया के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर की वीडियो जो है वो हो सकता है सेकंड या 3 पार्ट्स में बनी। आज इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी। बाकी के टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और ध्यान से समझा है और आपको ये वीडियो समझ आई है, तो इस जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ आने वाली और वीडियोज़ के अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।